दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे मराठा राजनीतिक दिग्गज शरद पवार द्वारा कांग्रेस को किए गए इशारे की। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पवार ने जो कुछ कहा वह अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के पुनरुत्थान का मंत्र भी बन सकता है। 1999 में दूसरी बार कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चला रहे शरद पवार ने पिछले दिनों दिए इस इंटरव्यू में कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के और निकट आएंगे तथा उनमें से कुछ उसमें विलय भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच ऐसी टिप्पणी से नफा और नुकसान दोनों संभव है। बेशक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में अभी भी क्षेत्रीय दलों या उनके नेतृत्व वाले गठबंधनों की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दल बड़ी ताकत है। खुद पवार के गृह राज्य महाराष्ट्र में उनकी एनसीपी के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना बड़ी ताकत है। फिर भी पवार आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस से निकटता या उसमें विलय की संभावनाएं देख रहे हैं, तो शायद उसका एक कारण पिछले दिनों क्षेत्रीय दलों में लगातार टूट की घटनाएं भी हैं। क्षेत्रीय दल चला पाना आसान कभी नहीं रहा, लेकिन अब उन्हें बचाए रख पाना भी मुश्किल हो गया है। आखिर शरद पवार जैसे सत्ता के माहिर खिलाड़ी की एनसीपी को उनके भतीजे अजित पवार ने ही 2 बार तोड़ दिया। पहली बार सुबह का भूला बनकर अजित शाम को वापस घर लौट आए, पर दूसरी बार पूरी तैयारी से गए। बाला साहेब ठाकरे के कट्टर मराठा और हिंदूवादी विचारों से बनी और संचालित शिवसेना में इतने बड़े विभाजन की कल्पना भी मुश्किल थी, और जो कुछ हुआ सबने देखा। ऐसे में भविष्य को लेकर क्षेत्रीय दलों में चिंता स्वाभाविक है। जैसा कि पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया में महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है, भविष्य की संभावनाएं लोकसभा के चुनाव परिणामों पर निर्भर करेंगी। शायद चव्हाण कहना चाहते हैं कि अगर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो गया तो क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस से निकटता और उसमें विलय की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन 4 जून को चुनाव परिणाम से इतर भी राष्ट्रीय राजनीति में नए सिरे से ध्रुवीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उस ध्रुवीकरण की दिशा और गति काफी हद तक कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगी। जैसा कि पवार की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया में उद्धव ठाकरे ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी शिवसेना अलग विचारधारा वाला महाराष्ट्र का छोटा नहीं बड़ा दल है। ऐसे में पवार के संकेत को 2 हिस्सों में समझना होगा। पहला, वे दल जिनकी अपनी अलग विचारधारा है और मजबूत क्षेत्रीय जनाधार भी। दूसरा, वे दल जो महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते कांग्रेस से ही निकलकर बने। खुद शरद पवार की एनसीपी दूसरी श्रेणी में आती है। 8 दिसंबर 1986 को औरंगाबाद में सम्मेलन कर राजीव गांधी की मौजूदगी में अपनी कांग्रेस समाजवादी का कांग्रेस में विलय करने वाले पवार मूलतः कांग्रेसी हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर 1999 में दूसरी बार कांग्रेस छोड़ी, पर उसके बाद भी केंद्र और राज्य में उसके साथ गठबंधन सरकारों में शामिल रहे। अब जबकि पवार उम्र दराज हो चुके हैं और भतीजे अजित भाजपाई गठबंधन राजग में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बेटी सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस में विलय एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जिस तरह सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद के चुनाव में चुनौती देने वाले जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद को भी भाजपा में जाने से पहले कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि पार्टी अपने परिवारों का ख्याल तो रखती है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को भी दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है। ममता ने कांग्रेस छोड़कर अलग तृणमूल इसलिए बनाई क्योंकि तत्कालीन सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के विरुद्ध उनके संघर्ष को आला कमान के करीबी समझे जाने वाले पश्चिम बंगाल के ही कुछ कांग्रेसी कमजोर करते थे। जाहिर है, अलगाव का कारण महत्वाकांक्षा को टकराव था, न कि कोई वैचारिक विरोध। 1 दशक से भी ज्यादा समय से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है, जबकि कांग्रेस और वाम मोर्चा अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस जमीनी हकीकत स्वीकार करते हुए ममता की ससम्मान घर वापसी की कोशिश करे तो ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी ने भी सत्ता महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते कांग्रेस छोड़ी थी। जगन के पिता राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद परिवार चाहता था कि जगन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर कांग्रेस आलाकमान नहीं माना। जगन ने तेवर दिखाए तो ईडी और सीबीआई पीछे लगा दिए। तब जगन ने कांग्रेस छोड़ अलग वाईएसआरसीपी बनाई और चंद्रबाबू नायडू सरीखे सत्ता के खिलाड़ी को मात देकर अपने बूते आज आंध्र के मुख्यमंत्री हैं। इस बार नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा से चुनावी गठबंधन किया है, जबकि कांग्रेस ने जगन की नाराज बहन शर्मिला को ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आंध्र में विधानसभा चुनाव भी साथ ही हो रहे हैं। बहुत कुछ चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा, पर यदि कांग्रेस जगन को आंध्र का निर्विवाद नेता मान ले तो उनकी घर वापसी में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तथ्यों की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता विजू पटनायक, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पिता चौधरी देवीलाल और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के दादा पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह भी मूलतः कांग्रेसी ही थे। लेकिन इनके मामले में बहुत सारे वैचारिक किंतु परंतु भी हैं, इसलिए इनकी कांग्रेस की राह आसान नहीं, पर बदलते वक्त में जरूरत के मुताबिक गठबंधन में समस्या भी नहीं होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह अलग विचारधारा वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से भी कांग्रेस का गठबंधन तो है ही। ये सभी दल पहली श्रेणी में आते हैं जिनकी भविष्य में कांग्रेस से निकटता बढ़ सकती है। जाहिर है सब कुछ भविष्य के गर्भ में है और 4 जून के चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा, लेकिन शरद पवार की टिप्पणी का इशारा समझकर पुराने नेताओं के दलों के एकीकरण से कांग्रेस अपने पुनरुत्थान की पहल निश्चय ही कर सकती है। पर शायद नेतृत्व पर नेहरू परिवार का विशेषाधिकार त्यागना उसकी पहली स्वाभाविक शर्त होगी। क्या परिवार और पार्टी इसके लिए तैयार होगी? धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।